मैं हूं ज़ारा। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। देश में बैंक धोखाधड़ी का एक और सबसे बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया है। 28 बैंकों के साथ 22,882 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं और इस कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया गया। ये सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा घोटाला बैंक का माना जा रहा है। एसबीआई के डीजीएम ने गुजरात की कई कंपनियों पर 22,882 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली 2 कंपनियां मुख्य हैं और इनके नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। एफआईआर के मुताबिक इस कंपनी ने तमाम नियम और कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के समूह को चूना लगाया। बैंकों के साथ साथ एलआईसी को भी 136 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। एसबीआई को 2,468 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एसबीआई की शिकायत के मुताबिक कंपनी के पास आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ रुपए शामिल हैं। आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया और काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज कराई। 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की। एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संस्थानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया। कंपनी को एसबीआई के साथ ही 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2,468 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी थी। फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि वर्ष 2012 से 17 के बीच में आरोपियों ने कथित रूप से मिली भगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें पैसे का दुरुपयोग हुआ और आपराधिक विश्वासघात इसमें शामिल है। तो बैंक का सबसे बड़ा घोटाला ये सामने आया है। एबीजी शिपयार्ड के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि एसबीआई के अंडर आने वाले जो तमाम 28 बैंक हैं, वो सब उनके साथ धोखाधड़ी इसमें की गई है और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई इस मामले में की गई। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और सबसे पहले रमाकांत जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? करीब 2012 से 17 के बीच में ये जो पूरी धोखाधड़ी थी ये हुई थी और अब कहीं जाकर इसका जो पर्दाफाश है ये हुआ है और अभी तक का बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है। जो नीरव मोदी के जरिए घोटाला हुआ था उससे भी ज्यादा बड़ा है ये। बिल्कुल ज़्यादा 12 से ये मामला है। ये निश्चित तौर पर सीबीआई ने इसके ऊपर में एफआईआर दर्ज की है और 8 लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज की है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घोटाला है, जहां पर हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर में जीरो टॉलरेंस की जहां पर नीति अपनाए हुए हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी है
जो बैंक से ये लोन लेकर के उसके बाद जो है सो ये पूरा ही 28 बैंकों का एक मतलब एक ग्रुप जो है सो ये इसमें इन्वॉल्व था। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये समझिए जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है वो अभी भी बिल्कुल कायम है और निश्चित तौर पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये देखिए हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि नहीं हमारा, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना है, कांग्रेस की तरफ से भी मैंने सुना है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये एक आरोप प्रत्यारोप का एक दौर नहीं है, बिल्कुल जहाँ पर ये है जो कि यहाँ देश के जो पैसे हैं, जो बैंकिंग के जो पैसे हैं उसको किस तरह से रिकवरी किया जाए और कैसे इसको जो इसमें सजा इनका बनता है वो निश्चित तौर पर उनको सजा दी जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और सीबीआई ने इसके ऊपर में जो है केस भी दर्ज कर लिया है और 8 लोगों के खिलाफ जो है शायद गिरफ्तारी भी जो है सो इसमें शायद मुझे सुनने में आया है किसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये इसके ऊपर में जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार की है वो हमारी सरकार की नीति रहेगी और इसमें कोई तो मत। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर करीब 22,882 करोड़ का ये जो घोटाला है अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है और जो धोखाधड़ी यहाँ पर बैंकों के साथ हुई है सरासर उसके खिलाफ कार्रवाई होना तो बनता ही है। और अब सीबीआई ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं, अब देखना होगा कि जो आरोपी हैं, जो शिपयार्ड कंपनी का नाम सामने आ रहा है एबीजी शिपयार्ड कंपनी का, तो क्या उन्हें किस तरह की अब सजा आगे दी जाती है और क्या कुछ और कार्रवाई ऐसे में की जाती है। अजय उपाध्याय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार ने जयरा जी एक नहीं 3 तथ्य मैं देना चाहूंगा। पहला है कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार के समय में 5,35,000 करोड़ रुपए, रमाकांत जी चौंके नहीं, 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ है 7 साल के अंदर। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला है पिछले 7 साल में 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। दूसरा है जो राइट ऑफ किया है बड़े बड़े पूंजीपतियों का 8,17,000 करोड़ रुपया, ये जिसको बट्टे खाते में डाला जाता है, वो भी इस तरह का फ्रॉड है और वो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बात है, बार बार तथ्य बिना आंकड़े के लोग बात करते हैं, 7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए, मैंने 7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए एनपीए इनके द्वारा दिए गए पैसे का हुआ। अब बात आती है जो अभी आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा, कम से कम मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं कि इस मुद्दे पर डिबेट करा रही हैं। देश का इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी बैंकों की लूट हुई है और बैंकों की लूट पर भी एक चैनल, आपके अलावा एक कोई चैनल इस देश में इस बात को रखने को तैयार नहीं है। जो पब्लिक पैसा है, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है जो एसबीआई में जमा किया, बाकी बैंकों में लोगों ने जमा किया, उसमें से 22,882 करोड़ रुपया, लगभग 23,000 करोड़ रुपए की ये लूट हुई है। और वो व्यक्ति जो लूटा है ऋषि अग्रवाल और शिपयार्ड कंपनी जो है, इसके भी कुछ तथ्य हैं। अभी हालांकि रमाकांत जी ने जो बात रखी कि सीबीआई ने उस पर रजिस्टर्ड केस किया है, शायद रमाकांत जी को जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं या इनको जानकारी में नहीं है। बैंक का पैसा लूटो और पैसे को लेकर भाग जाओ, ये सरकार की नीति आजकल है। ये नया फ्लेक्सिक प्रोग्राम बना रही है कि लुटेरे को भगाओ, और ये पहला लुटेरा नहीं है, इससे पहले भी कई लुटेरे भागे हैं। 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक घोटाला इसको माना जा रहा है। 5 साल की देरी के बाद बार बार फाइलें इधर से उधर की गई, कभी सीबीआई ने पत्र लिखा एसबीआई को, एसबीआई ने पत्र लिखा सीबीआई को, 5 साल बाद जाकर के एक रजिस्टर्ड केस होता है, जबकि इस कंपनी ने लिक्विडेशन के लिए, मतलब इसको किसी तरह इसको फ्रॉड घोषित करने की जो प्रक्रिया थी 1 अगस्त 2017 में शुरू होती है और 18 फरवरी 2018 को हम लोगों ने खुद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी जो देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी सरकार को और कहा था कि इस पर जांच कीजिए, ये एक बड़ा फ्रॉड है और ये फ्रॉड करके देश के पैसे को लेकर ये आदमी भाग सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सरकार ने कोई इसमें रोल अदा नहीं की और धीरे धीरे 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके इस व्यक्ति ने, अब है कहाँ है, भाग गया या क्या किया, सरकार की मैं मानता हूं कि मिलीभगत इसमें है।
जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सवाल तो बनता ही है। सवाल उठना तो रमाकांत जी देखिए यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि आपकी सरकार है और ये गुजरात की कई कंपनियों पर है ये जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही। और कोई पहला मामला हम नहीं देख रहे हैं इस तरह बैंक की धोखाधड़ी का, इससे पहले भी कई दफा पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं बहुत सारे मामले सामने आए हैं, और जो आम जनता का पैसा है वही हाशिए पर लगता है। ऐसे में तो आखिर क्या होगा अगर यही सब चलता रहा तो? और ये वाला घोटाला तो बहुत बड़ा है। देखिए जयरा जी, अभी अजय जी कह रहे थे, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो कह रहे थे जो कि मिश्रा जी चौंके नहीं, मैं चौंका नहीं मैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है जो 75 सालों में जिस तरह से घोटाले, 55 सालों में जिस तरह से घोटाले 2G हो, 3G हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, बहुत सारे ऐसे घोटाले हमने देखे हैं, चाहे नीरव मोदी का मामला हो, चाहे विजय माल्या का मामला, हम लोगों ने बहुत ऐसे देखे हैं जो 2-4 होते आए हैं। लेकिन ये चीज आपको मैं जरूर स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के ऊपर में जिस तरह से हमने अपने मैनिफेस्टो में चाहे हो, चाहे मेरा, हम लोगों का जो फोकस है, जो हमारा प्रोजेक्शन है, भ्रष्टाचार के ऊपर में जो जीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी रही है, बिल्कुल रहेंगे। अब देखिए मैं कहता हूँ, ये सीबीआई ने ये बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को ये शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सीबीआई ने ये कह रहे हैं जो कि सीबीआई जो है सो उसमें थोड़ा सा लेट किया एफआईआर दर्ज करने में, लेकिन सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था इन सब विषयों के ऊपर में, और जब उनको लगा जो कि हाँ सचमुच में ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें अब एफआईआर की जरूरत है, तो एफआईआर उन्होंने किया। और जो 8 लोग जो नामजद हैं, निश्चित तौर पर उनका नाम लिया गया है। न सीबीआई ने कहीं पे देरी करी है और न किसी ने, या सरकार को आप कहेंगे जो कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, तो सरकार कोई ऐसे थोड़ी कहती है जो कि वह जाकर के आप पैसा बैंक से उठा लीजिए और हर एक नियम को ताक पर रख करके, ये सारी मिली भगत होती है। तो कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो निश्चित तौर पर उनको ये नहीं लगता जो कि हमारा इसके बाद क्या रिजल्ट होने वाला है, ये उस चीज को नहीं समझते। देखिए आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहा है और रहेगा भी, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर में हम लोग कायम हैं, और उस कायम के आधार पर निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब ये सब हो रहा था, क्योंकि जब हमें पता चलता है, आम लोगों को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो पूरा घोटाला हो गया होता है। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था उसके बीच में ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सब कुछ हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये सब कुछ कौन है इसके पीछे? जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो ऐसी धोखाधड़ी उन्होंने कैसे होने दी? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? अजय उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जिस तरह से बड़ा निर्दोष साबित करने का प्रयास अपने आप को किया जा रहा है, हालांकि रमाकांत जी बुद्धिमान प्रवक्ता है, लेकिन अब अमितवत भी है, मैं भी स्वीकारता हूं इनकी इस बात को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी, छोटा मोदी जिसको कहते हैं, उसके बाद मेहुल चौकसी जिसको मेहुल भाई कहते थे, प्रधानमंत्री जी पुकारते थे कह करके, उसके अलावा निशल मोदी, अमी मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, ये इतनी बड़ी लिस्ट है शहंशाह के जो रत्न है, ये सभी लिस्ट में एक और ऋषि अग्रवाल जुट रहा है, और ये सारे इनके रिजीम में सारे काम हुए हैं, सारे घोटाले हुए हैं। आप कहते हैं कि हमारे कपड़े में कोई दाग नहीं है और आपके आसपास सारे कोयले भरे हुए हैं, तो ये आपकी एक अलग से सफेदी है आपकी, ऐसी सफेदी से आप काम कर रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन देश के लोगों को पता चलेगा। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार जो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, जो आप घोटाले की आज चर्चा हो रही है, 8 नवंबर 2019 को तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, एसबीआई सबको पत्र लिखी जाती है एसबीआई के द्वारा। 8 नवंबर 2019, आज कितना तारीख है, 7 फरवरी 2022 को, 3.5 साल बाद जाकर के सरकार जो है एफआईआर सिंपल करती है। इतने दिन तक क्या प्रतीक्षा करती रही कि वो लोग भाग जाए इस देश से, या ये सारे घोटाले पर पर्दा डाली जा सके? क्यों इतना समय लगा? 1 अगस्त 2017 को इंसॉल्वेंसी के लिए ये कंपनी जो है जाती है एनसीएलटी में, तब से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी 15 फरवरी 2018 की। आज तक सरकार कुछ नहीं करती रही, कान में तेल डाल के सोई रही। आखिर क्यों सोई रही?
ये प्रश्न है या नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक कह रही है रमाकांत जी, आपके पास आना चाहूंगी अब। न सिर्फ बैंकों बल्कि एलआईसी का भी करीब 136 करोड़ रुपए का एलआईसी को भी चूना लगा है इस पूरे मामले में। और अब मामले की कार्रवाई तो चली रही है और अब देखना होगा कब तक दोषियों को सजा मिल पाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि करीब 5 साल तक ये पूरा घोटाला चलता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब ये पूरा मामला जब काफी हद से आगे गुजर गया, तब कहीं जाकर एसबीआई ने इस मामले की में एफआईआर लिखवाई है। तो जब ये पूरा मामला चल ही रहा था उस वक्त पर क्यों किसी को पता नहीं चला? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अचानक से इतना बड़ा घोटाला हो गया होगा, धीरे धीरे करके ही तो ये सब कुछ किया जा रहा होगा। और देखिए जयराम जी, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 8 मार्च 2019 को ये शिकायत बैंक द्वारा दर्ज करवाई गई। सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को स्पष्टीकरण मांगा था और ये 7 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई। तो 5 साल नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर जब सीबीआई को लगा जो कि हाँ सचमुच में इसमें स्कैम हुआ है और सारे नियम को ताक पर रख करके जो है तो सारे लोन सैंक्शन हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनको ये लगा जो कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले उसके बाद जैसे पूरी तरह से छानबीन करने के बाद, पूरी ऑडिट करने के बाद ही जो है तो सीबीआई ने इसके ऊपर में ये किया है और प्राथमिकी दर्ज करी है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो कि कोई भी हो, घोटाला करने वाला कोई भी हो, भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, निश्चित तौर पर उससे बचता नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि पब्लिक के पैसे हैं, सब कुछ है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, सब कुछ है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये साजिश कहना चाहिए। और पता नहीं अब इसमें जांच में और भी एजेंसियां जब इन्वॉल्व होगी तो जाकर के पता चलेगा जो कि हाँ सचमुच में इसके तार कहाँ से जुड़े, किसकी किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, कितने और इसमें जो है सो एडिशन हुआ या डिक्री, जो अभी जैसे 22,800 कुछ समथिंग का जो है सो जिस तरह से हम लोगों को पता चल रहा है, जो कि शायद हो सकता है जिससे ज्यादा भी हो या हो सकता है कम भी हो। तो पूरी तरह से जब ये छानबीन हो जाएगा, सारी एजेंसियां पूरी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो कहीं पे भी हो, आज आपने देखा चाहे नीरव मोदी का मामला हो, चाहे मेहुल चौकसी का या विजय माल्या का, हम लोग उसको सत्यापन करने के लिए हम लोगों ने पूरी तरह से शिद्दत के साथ, संवेदनशीलता के साथ हम लगे हुए हैं। कोई भी घोटालेबाज हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, ये सोचेगा जो कि देश छोड़ करके भाग जाए, निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं होगा। और उसको अगर जैसे पहले जो हुए हैं उनको भी हम प्रत्यर्पण करने के लिए, हम उनको वापसी करने के लिए जो है सो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और भ्रष्टाचारी कोई भी बच के नहीं जाए। जी बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बच के ना जाए। पर रमाकांत जी, सवाल तो यही उठता है ना कि आपकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो सरकार की भी बनती है, तो लापरवाही तो आप लोगों की तरफ से भी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, लापरवाही नहीं कहनी चाहिए, बल्कि अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो कि हाँ घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुई है, लेकिन जब बैंक की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई तो वहां पर इस तरह से सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। उस स्पष्टीकरण के आधार पर जब ये हुआ जो कि हाँ सचमुच में इसमें ये स्कैम हुआ है, तो उसके बाद में जाकर के एफआईआर हुई है। देखिए, इसमें सरकार की आप लापरवाही कहेंगे, बिल्कुल इस चीज को मैं थोड़ा नकारता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज में विश्वास करता हूँ जहां पर अब देखिए भ्रष्टाचार अभी सारे उजागर हो रहे हैं। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार बिल्कुल पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और उसके ऊपर में एफआईआर हो रही है, भ्रष्टाचारियों को सजा मिल रही है। जब बैंक में आप जाते हैं एक छोटा सा लोन कराने के लिए भी आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो ये कंपनियां होती हैं इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े घोटाले कर देती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, और जब हद से बात गुजर जाती है तब लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम बैंक के बड़े अधिकारी भी हैं, इनकी भी कुछ मिलीभगत इसमें जाहिर तौर पर हो सकती है। निश्चित तौर पर ये पूरा ग्रुप होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि इसमें ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ एक एक सदस्य इसमें ऐसा होगा जो कि एक पूरा ग्रुप इस तरह से काम कर रहा होगा, और इस ग्रुप में निश्चित तौर पर जांच होगी। जी बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, आप कितना सहमत हैं रमाकांत मिश्रा जी की बातों से यहाँ पर, क्योंकि आप लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि लापरवाही यहाँ पर सरकार की है और सरकार पर ही सवाल बनते हैं ऐसे में, जाहिर तौर। ये लापरवाही नहीं है, ये सरकार के नीचे उनके सारे उनकी मशीनरी है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बड़े लोगों का है। और क्यों मैं ये बात करता हूँ, इसके कुछ तथ्य है। तथ्य ये है कि क्या एबीजी शिपयार्ड की यही कंपनी नहीं है जिसको जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन दी गई थी इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम पे सूरत में एलोकेट किया, आउट ऑफ टर्न जाके किया है प्रधानमंत्री ने। ये रिश्ता क्या है इन दोनों का? इसके बाद दूसरा रुचिकर तथ्य आपको बताता हूँ। दूसरा रुचिकर तथ्य है कि इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर जमीन और दी जाती है गुजरात के दहेज में
जहां पे एक्सीएजेड है और कोर्ट का वहां पे है जो बनाने की बात की। तीसरा रुचिकर तथ्य भी आप जान लीजिए, जी अग्रवाल और एबीजी है शिपयार्ड, 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, मोदी जी के साथ वो मंच पर बैठ करके 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का झूठा कमिटमेंट करता है। और चौथा रुचिकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आखिर क्यों लेकर गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे। इस व्यक्ति को कोरिया 2013 में लेकर के जाते हैं, डेलीगेशन का पार्ट बनाते हैं, उनका नाम यही है ऋषि अग्रवाल, और एबीजी शिपयार्ड का मालिक है। अब मुझे नहीं पता वो कितने चाहते हैं प्रधानमंत्री के, आखिर प्रधानमंत्री जी को ये कौन सा रिश्ता था जिस पर चोरी करने के बाद, एसबीआई के रिपोर्ट देने के बाद, मैं कहता हूं फिर भी 24 महीने लगते हैं। चोर आपके घर से चोरी करके जाता है, क्या 24 महीने के बाद उस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है? ये क्या दिखा रहे हैं? ये झूठे लोग फ्रॉड करते हैं, पूरे देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों का पूरा संलिप्त है, पूरा एक टीम है इनका। जब वो भ्रष्टाचार कर लेता है, जब देश छोड़ के चला जाता है, तो ये लोग झूठे यहाँ से नैरेटिव करते हैं कि देखो मैं पकड़ने का नाटक स्वयं रच करता हूँ। यही स्वान किया इन्होंने मेहुल चौकसी के साथ, यही स्वान किया छोटे मोदी, नीरव मोदी। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास। रमाकांत जी से एक छोटा सा जवाब बस लूंगी यहाँ पर। रमाकांत जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सर आपकी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप ही लोगों की मिलीभगत की वजह से ये सब हुआ है। छोटा सा जवाब, समय कम है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पहले भ्रष्टाचार किताबों में दब करके रह जाते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, और जो सीबीआई ने जब इस चीज को जांच के लिए आगे आई है लेकर के, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस पूरे मामले में जो जांच है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पक्ष विपक्ष में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।